एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्विटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुर्तगालियों के पतन के बारे में, क्योंकि आज जो हमारा वीडियो है ये आधुनिक भारत इतिहास का तीसरा वीडियो है। और अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुर्तगाली भारत कैसे आए। दूसरा हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया भारत में, है ना। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के बारे में, कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। तो आइए पिछले वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले भारत कौन सा पुर्तगाली भारत आया, तो वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। कहाँ पे आया था? कालीकट के कप्पकडाबू नामक जगह पर। उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। फिर दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में आया? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया। कब? 1500 ईस्वी में। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पहला पुर्तगाली दुर्ग कहाँ स्थापित हुआ? तो कोचीन में हुआ था। किसने किया था? तो किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। फिर तीसरा अगर हम बात करें कि पहला वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फिर दूसरा कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो कौन था हमारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या इन चीज़ों को जाना था। अब आज हम लोग जानने वाले हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पे लगभग 100 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने हिंद महासागर में क्या कर रखा था? अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। तो उन 100 वर्षों के दौरान उन्होंने क्या किया, जो भी मतलब ये पूर्वी देश थे उन पे एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अपने नियम लागू किए। सबसे पहला तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप चालू कर दिया था। इन्होंने 1540 में गोवा में जो मंदिर थे उनमें तोड़फोड़ की। दूसरा इन्होंने क्या किया था कि जो है जैसा कि मतलब एक 1568 के आसपास इन्होंने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी। कब? 1568 में, याद रखिएगा। 1573 में इन्होंने बारडे और सिलोन में जो मंदिर थे उनमें तोड़फोड़ की थी। सालसेट में जो मंदिर थे वहाँ पे इन्होंने क्या की थी? तोड़फोड़ की थी। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला इनके लिए असंतोष का जो कारण था वो था धार्मिक असहिष्णुता। क्या था? धार्मिक असहिष्णुता। सॉरी, जो भारतीय शासक थे, अब जितने पूर्वी देश के शासक थे उनके अंदर क्या हो गई थी? धार्मिक असहिष्णुता की भावना आ गई थी इनके प्रति। तो याद रखिएगा, ठीक। दूसरा यदि मैं रीजन की बात करूं तो देखिए हुआ क्या था कि स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था। तो हुआ क्या कि जब आप लोगों ने पढ़ा था कि 1494 में स्पेन के एक निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि कहाँ गया था? अमेरिका के साथ, उसने अमेरिका की खोज की थी। तो स्पेन वासियों का झुकाव पूर्वी देशों में ना होकर के वो ज्यादा किसकी तरफ आकर्षित था? अमेरिका की तरफ आकर्षित था। तब तक वहां पे उन लोगों ने ब्राजील की खोज भी कर ली थी, जहाँ पे अधिकतर जो भी उनकी पूर्ति थी वो ब्राजील से हो जा रही थी। तो इसलिए उनका जो ध्यान कहाँ हो गया? ब्राजील की तरफ हो गया। तो एक कारण ये भी था ब्राजील की खोज, ब्राजील की खोज, क्योंकि अब वो लोग इतना ध्यान इन पूर्वी देशों में ना दे करके कहाँ दे रहे थे? ब्राजील से व्यापार उन लोगों ने स्थापित कर लिया था। तो अपना अधिकतर ध्यान वो लोग ब्राजील की तरफ दे रहे थे। ठीक। तीसरा कारण क्या था यहाँ पे? तो तीसरा कारण ये था कि जो अन्य यूरोपीय देश थे उनके साथ ये जो हमारा पुर्तगाल था ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि पुर्तगाल क्या चाहता था कि जितना भी हिंद महासागर है या जो भी ये पूर्वी देश का व्यापार है उस पर केवल मेरा एक अधिकार है, मैं ही केवल अकेले व्यापार करूं। जिसके कारण जो अन्य यूरोपीय देश फिर बाद में यहाँ आए पूर्वी देशों की तरफ, जैसे डच हो गए, अंग्रेज हो गए, उनसे इनका क्या संबंध अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये भी क्या इनके एक यहाँ पतन का कारण था। तो क्या अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिद्वंदता क्या हो जाएगी? के साथ प्रतिद्वंदता। ठीक। ये अब यदि मैं एक और बात करूं तो इनका एक बहुत ही फेमस एक इन्होंने व्यवस्था लागू की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड्स आर्मेडा काफिला सिस्टम, है ना, काफिला व्यवस्था। इससे
बहुत से व्यापारी और भारतीय शासक इस व्यवस्था थे क्या थे, रुष्ट थे या इससे नाराज थे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल से समझा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था किनके द्वारा लागू की गई थी, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं कार्ड्स मतलब का बताना, कार्ड्स का मतलब समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब होता है परमिट। कार्ड्स का मतलब क्या होता है, परमिट। यह एक प्रकार का टैक्स था, है ना, एक प्रकार से ये क्या था, एक टैक्स था जो कि पुर्तगालियों के द्वारा लिया जाता था। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर एकाधिकार कर रखा था, अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा था, है ना, जो पूर्वी दक्षिणी एशिया का जो एक पार्ट था वहां पर भी जो समुद्री मार्ग था उन पर इनका एकाधिकार था। तो इनका कहना था पुर्तगालियों का कि यदि आपको हमारे क्षेत्र से व्यापार करना है तो आपको हमसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिट लेनी पड़ेगी, है ना। अब जब आप हमसे परमिट लेंगे तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ टैक्स देना पड़ेगा, यानी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये उनसे क्या लेते थे, पैसे लेते थे। ठीक है, जो भी व्यापार करना रहता था जिसको। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब देखो क्या होता था, उस टाइम पे समुद्री डाकुओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। तो ये समुद्री डाकू कोई और नहीं, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से ही संबंधित थे। ठीक है, तो ये अब ये लोगों का कहना क्या था कि यदि आपको समुद्र में एक सुरक्षित तरीके से व्यापार करना है ना, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह एकदम अच्छे तरीके से पहुंचाना है, तो आप हमें क्या दीजिए, कुछ कर के अलावा, टैक्स के अलावा कुछ और पैसा दीजिए, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी एक सेना का निर्माण करेंगे और आपके साथ भेजेंगे, है ना, जो भी आपका व्यापारी दल जाएगा उसके साथ अपनी एक हम सेना भेजेंगे, जिसके लिए आपको हमें और पैसा देना पड़ेगा, जो वो सेना क्या करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो आर्मेडा का मतलब था यहाँ पे सैन्य व्यवस्था से। ठीक, सैन्य व्यवस्था से। तो ये उनकी व्यवस्था क्या कहलाई, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहलाई। अब देखिए ये लोग करते क्या थे, यहाँ जैसे कि मैं बात करूं कि अगर वहां पे समुद्र में क्या समुद्री डाकू भी पाए जाते थे, यदि कोई इनसे बिना परमिट के व्यापार करने जाता था, पहली बात तो उससे ये लोग क्या करते थे, उसे दंड देते थे, है ना, या उसके जहाज को मतलब अपने पास रख लेते थे। दूसरा चीज क्या करते थे, डाकुओं के द्वारा उस पर हमला करवा करके उससे पूरी जहाज क्या कर लेते थे, उसकी डुबा देते थे, है ना, उससे माल पूरा चोरी करके। तो ये इनकी क्या थी, बहुत ही बेकार नीति थी कहीं ना कहीं। और इससे लोग क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे एक तरीके से भारतीय राजाओं का या अरब व्यापारियों का, जिससे वो लोग क्या हो गए थे, इनके खिलाफ बहुत ही रुष्ट हो गए थे। और जैसे ही उनको मौका मिला, डच आए, डचों ने एक तरीके से उनका साथ मांगा, और डचों का जैसे इनको साथ मिला तो उन लोगों ने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे पुर्तगाली साम्राज्य का क्या हो गया, पतन स्टार्ट हो गया। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस कार्ड आर्मेडा ये केवल मतलब अरबी व्यापारियों के लिए नहीं थी, हमारे जो भारतीय समाज उस टाइम पे मुगल शासक औरंगजेब थे। ठीक है, औरंगजेब को भी इसके लिए क्या देना पड़ता था, परमिट देना पड़ता था। ठीक है, वो एक बार मतलब वो परमिट दे करके उनके लिए एक बार का व्यापार क्या हो जाता था, मतलब मुफ्त हो जाता था। दूसरी चीज भारतीयों के लिए क्या सबसे बेकार थी, अरब व्यापारियों के लिए, कि जो भारतीय थे और जितने भी अरबी व्यापारी थे, ना ही वो काली मिर्च का व्यापार कर सकते थे और ना ही गोला बारूद अपने जहाज से इधर से उधर ले जा सकते थे। ठीक है, मतलब इन दोनों चीजों की मतलब एक तरीके से एकदम इन लोगों ने प्रतिबंध लगा रखा था भारतीय व्यापारियों पर, और किसके ऊपर, जो अरब व्यापारी थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या थी, बहुत ही ज्यादा इनके लिए आगे चल करके नुकसानदायक हुई, या इनके लिए मतलब लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। तो इसीलिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में बताया था कि 1602 में डच क्या हो गए थे, पूर्वी इधर सक्रिय हो गए थे। तो आइए जो हम अगले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जो अगला जो हमारा मतलब टॉपिक होगा वो डचों के बारे में रहेगा। उससे पहले मैं पुर्तगालियों के मुख्य कार्यों के बारे में चर्चा कर देता हूँ कि इनके द्वारा मुख्य कार्य क्या किए गए हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, पुर्तगालियों द्वारा किए गए मुख्य कार्य। तो भारत में इन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था, है ना। 1556 में इन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस कारखाना खोला था। तो ये किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। पहला ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में सर्वप्रथम किसने चालू की, तो पुर्तगालियों ने। कब, 1556 में। और इन्होंने क्या किया, तो इनको बोला जाता है कि आलू, है ना, तंबाकू, ठीक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब किसकी देन है, ये सब इन्हीं की देन है। मक्का हो गया, ठीक, ये सब किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है कि आलू जो है, तंबाकू जो है, काली मिर्च, लाल मिर्च, मक्का, ये सब
इनकी देन है, जो ये मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इनसे पूछे जाते हैं, जो इनके मेन यहाँ पे कार्य थे। और इन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब लागू की थी, किसने, अल्मीडा ने। ठीक, तो ये इनके क्या थे, मेन कार्य थे। अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए डच। तो आइए हम लोग डच के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो अगली कंपनी आने वाली थी भारत में वो आई थी डच। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए डच। अब हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में कि डच कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। ठीक, तो अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, डच। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1595, ठीक है, या 96 के आसपास, कब, 1595 से 96 के आसपास कार्नेलियस हाउटमैन, कौन, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, याद रखिएगा ये नाम, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान, पहला डच अभियान पूर्वी देशों की तरफ आया। कहाँ आया, पूर्वी देशों की तरफ आया, पूर्वी देशों की तरफ आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि पहला डच अभियान किधर, मतलब किसके नेतृत्व में आया, पूर्वी देशों में। तो ये कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया। भारत नहीं आया था, पूर्वी देश। पूर्वी देश आपके जैसे कि जो ये आपका पुर्तगाल है, ये कितने, कौन से देश है, पश्चिमी देश। क्योंकि जो हमारा भारत, ये जो भारत है हमारा, ये ऐसे भारतीय प्रायद्वीप हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, बांग्लादेश है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपकी क्या है, जब ऐसे यहाँ से बढ़ेंगे तो ये आपका म्यांमार की सीमा आ जाती है। यहाँ पे आपका क्या है, थाईलैंड है कहीं ना कहीं, यहाँ पे आपका म्यांमार की सीमा इसी तरह फैली हुई है। और यहाँ से आपका थाईलैंड पूरा इस तरह फैला हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या है, मलय द्वीप है यानी कि मलेशिया। यहाँ पे आपका सुमात्रा है, और सुमात्रा के नीचे आपका जावा पड़ता है। ठीक, ये एरिया था। तो सबसे पहले इन देशों की तरफ कौन आए, डच जब आए थे, ये भारत ना होकर के कहाँ गए थे, बांटम, जो कि यहाँ जावा के पास है, एक समुद्री तटीय राज्य है। ये कहाँ पहुँचे, इस एरिया में पहुँचे, बांटम में, क्योंकि जो इनका मेन लक्ष्य था ये क्या था, यहाँ पे मसाले के व्यापार के लिए आए थे। जबकि पुर्तगालियों का मेन लक्ष्य क्या था, पुर्तगालियों का मेन लक्ष्य था अपने धर्म का भी विस्तार करना है, अपनी शक्ति का भी विस्तार करना है, कि अपना साम्राज्य हमें स्थापित करना है, और दूसरा व्यापार तो हमें करना ही करना है। लेकिन जो डचों का केवल क्या रणनीति थी, डच केवल व्यापारिक मामले से आए थे। वो लाभ देख करके आए थे कि पुर्तगाली इतने जल्दी इतने डेवलप हो गए, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक लाभ बहुत हुआ है, तो हम भी चल करके उस एरिया से क्या कमाएं, लाभ कमाएं। तो उनका मेन रीजन क्या था, यहाँ से केवल लाभ कमाना। तो सर्वप्रथम जो मसाले का केंद्र क्या था, ये था। और डच केवल मसालों के लिए आए ही थे, है ना। उनका जो मेन या व्यापार करने का रीजन था, उन्हें मसाले की जरूरत थी, तो वो मसाले के लिए आए थे। यहाँ पे केवल एक भारत जो है, केवल उनके लिए एक रास्ता पड़ता था, इसलिए वो भारत गए। तो अभी हम लोग ज़्यादा मेन रोल उनका नहीं है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में डचों को ख़त्म करेंगे आज के वीडियो में। तो हुआ क्या, ये यहाँ पे आए और इन्होंने क्या की, बांटम के राजा के साथ संधि कर ली। किसके साथ, बांटम के राजा के साथ संधि की। बांटम के राजा के साथ क्या की, संधि की। अब देखिए संधि का इनका कितने बड़ा फायदा मिलेगा, संधि की। अब देखिए ये तो हुआ क्या, सबसे पहला दल जो आया था यहाँ पे केवल। अब 1602 में ये दल जब वापस चला गया दल, तो 1602 में क्या हुआ, वहां पे उन्होंने क्या, कंपनी की स्थापना की। ठीक, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या, नीदरलैंड। ठीक है, यही का नाम क्या था, इसी को हम नीदरलैंड भी बोलते हैं या हॉलैंड भी बोलते थे पहले। ठीक, तो 1602 में उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, जिसका ये नाम, मतलब ये नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यदि इसके मूल नाम की बात करूं इस कंपनी के, तो इस कंपनी का मूल नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंदिसे कंपनी। ये इसका क्या था, मूल नाम था इस कंपनी का।
ठीक, ये इसका क्या था, मूल नाम था, याद रखिएगा, वेरिंगदे ओस्ट इंदसे कंपनी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, VOC भी बोलते थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, जो ये कंपनी थी इसमें कितने मेंबर थे, 17 मेंबर थे, है ना, 17 लोगों ने मिल करके इस कंपनी का निर्माण किया था। कुल लागत कितनी आई थी, तो कुल लागत थी उस टाइम इसकी 65 लाख गिल्डर। कितना, 65 लाख गिल्डर, ये इनकी कुल लागत थी उतनी टाइम की, याद रखिएगा। तो उनकी सबसे पहले पूर्वी देशों की तरफ कौन आया, कार्नेलियस हाउटमैन आया। ठीक, फिर उन्होंने क्या की, बांटम के राजा के साथ संधि की। अगर नाम पूछे कि डच कंपनी का नाम क्या था, तो क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यदि उसका मूल नाम पूछे तो वेरिंगदे ओस्ट इंदिसे कंपनी था। क्या था, वेरिंगदे ओस्ट इंदिसे कंपनी था। ठीक, जिसमें कुल कितने मेंबर थे, 17 मेंबर थे, और कितनी लागत लगा करके आए थे, 65 लाख गिल्डर की उन्होंने कुल यहाँ पर क्या लगाई थी, लागत लगाई थी। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक, अब आइए आगे कुछ बताता हूँ इनके बारे में कि ये जो डच थे इनका और क्या क्या था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डच थी, है ना, डच व्यापार व्यवस्था कैसी थी, तो सहकारिता पर आधारित थी। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट कर करके कि डच व्यापारिक व्यवस्था, डच व्यापारिक व्यवस्था, डच व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, सहकारिता पर, यानी कार्टेल पर आधारित थी। ठीक है, पर आधारित थी। अब सहकारिता का मतलब क्या हो गया, सहकारिता का मतलब हो गया, सह का मतलब एक साथ या मिलकर, है ना, सह का मतलब क्या होता है, एक साथ या मिलकर, कारिता मतलब कार्य करना, है ना, यही होता है ना सहकारिता का मतलब। इसको हम यदि तोड़ करके देखें, सह प्लस कारिता, सह का मतलब हो गया एक साथ, है ना, या मिलकर हम बोल सकते हैं, कारिता का मतलब हो गया कार्य करना। यानी जब बहुत से लोग या बहुत सी संस्थाएं मिलकर एक साथ, है ना, एक उद्देश्य के लिए कार्य करें, तो व्यवस्था कैसी कहलाती है, सहकारिता व्यवस्था कहलाती है। तो जो हमारी डच कंपनी थी, डच व्यापारिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी, अकेले कोई मतलब कोई गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि व्यापार कर रही थी, वो सहकारिता पर आधारित थी। बहुत से व्यक्ति मिल करके क्या कर रहे थे, एक संस्था का निर्माण कर रहे थे, या बहुत सी संस्थाओं ने मिल करके एक व्यापारिक कंपनी का निर्माण किया, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनका सबका एक उद्देश्य था, क्या, लाभ कमाना, है ना, इस पर आधारित उनकी व्यवस्था थी, जिन्होंने उन पर यहाँ पे आगे आके काम किया। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि मेन देखिए इन्होंने फोकस क्या क्या किया था। अब देखिए इन्होंने विजय कैसे प्राप्त की, पुर्तगालियों को कैसे हराया। तो 1602 में बांटम, जहाँ पे उन्होंने क्या की थी, ये वाला जगह जो है, ये बांटम, ठीक, यहाँ पे जावा के पास का जो समुद्री तटीय एरिया है, बांटम पर क्या कर लिया उन्होंने, पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, किसने, डचों ने, पहली उनकी जीत थी। 1605 में उन्होंने क्या कर दिया, 1605 में उन्होंने अम्बायना, एक जगह थी जो कि इंडोनेशिया के पास है, अम्बायना, अम्बायना नामक जगह पे पुर्तगालियों को हरा दिया। तो अब देखिए 1602 में बांटम जीत लिया, यानी ये एरिया उनके अधिकार में आ गया। अब इंडोनेशिया के पास यहाँ पे हमारा क्या पड़ता था, यहाँ पे हमारा पड़ता था बांटम, बांटम को भी उन्होंने जीत लिया। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए जो ये पूर्वी दक्षिणी एशिया का जो मार्ग है वो उनके कब्जे में धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, अब यहीं पे 1605 में उन्होंने एक और काम किया था। 1605 में वादेर हेग, कौन, वादेर हेग, ये भारत आता है। अब भारत के कहाँ, मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है, मसूलीपट्टनम। पट्टनम में क्या करता है, यह अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलता है, पहली व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी का निर्माण करता है, कोठी का निर्माण करता है, निर्माण करता है कौन, वादेर हेग। कहाँ पर, यानी अब देखिए मसूलीपट्टनम कहाँ पे, भारत में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन करके आएगा कि पहले भारत में पहली डच व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई, तो मसूलीपट्टनम में
खोली गई, किसके द्वारा खोली गई? वादेर हेग के द्वारा। कब खोली गई? 1605 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में डचों की पहली कंपनी मतलब पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के पास का एरिया है। किसने खोली? वादेर हेग ने। कब? 1605 ईस्वी में। अब यहीं से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कब खोली थी और कहां खोली थी? तो पहली कोठी उन्होंने खोली थी कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। याद रखिएगा, हम इसी तरह रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने अंबायना भी जीत लिया, कहीं ना कहीं भारत में आंध्र प्रदेश के पास का जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, इधर पे उन्होंने क्या कर लिया? पूर्वी तट पर कब्जा कर लिया और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। अब देखिए यहाँ पे इसकी सहायता किसने की थी? तो गोलकुंडा के शासक ने क्या की थी? इसकी सहायता की थी। अब 1610 में देखिए, डच बहुत ही होशियार थे एक तरीके से। उन्होंने देखो धीरे धीरे मतलब एक तरीके से करना स्थापित किया। 1610 में उन्होंने क्या किया कि चंद्रनगर के राजा के साथ, कहाँ के? चंद्रनगर के राजा के साथ, चंद्रनगर के राजा के साथ संधि कर ली। चंद्रनगर के राजा के साथ संधि की, ठीक है। और जब संधि कर ली तो उन्होंने कहा पुलिकट में, कौन सी जगह पे? पुलिकट एक जगह है जो कि तमिलनाडु के पास है, ठीक है। पुलिकट में उन्होंने क्या कर लिया? पुलिकट में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, दूसरी फैक्ट्री का निर्माण किया, ठीक है, पुलिकट में। और पुलिकट को किस नाम से जानते थे? गैलरिया बोलते थे। क्या बोलते थे? गैलरिया बोलते थे पुलिकट को। तो आइए यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं ये चीज़ें ऊपर एक बार नोट कर देता हूँ, शायद यहाँ पे आपको सही से न समझ में आए। ठीक, तो 1605 में उन्होंने क्या किया? मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली भारत में, ठीक। और 1610 में उन्होंने क्या? पुलिकट, 1610 में पुलिकट चंद्रगिरी के राजा के सहायता से या संधि करके उसके साथ। और उन्होंने यहाँ से वो क्या करते थे? ये उनका मुख्यालय था। क्या था? इन्होंने इसको अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। और यहाँ से वो लोग सोने के सिक्के जारी करते थे। कौन से? सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जारी करते थे। और इनके द्वारा सोने के सिक्कों का नाम क्या था? पैगोडा। क्या नाम था? पैगोडा। याद रहेगा कि डचों के द्वारा कौन से सोने के सिक्के जारी किए जाते थे? पैगोडा नामक सोने के सिक्के। कहाँ से जारी कर दिए जाते थे? पुलिकट से। अभी आगे ये लोग और जगह नागपट्टनम, हुगली, यहाँ भी इनके केंद्र बनाएंगे और यहाँ से भी स्थापित करेंगे, लेकिन जो उसका मेन मुख्यालय था कहाँ पे था? पुलिकट था। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डच कौन सी ऐसी जगह थी जहां से वो लोग भगवान विष्णु के सिक्के, उनके चित्र के सिक्के यानी वेंकटेश्वर भगवान के सिक्के जारी करते थे, ठीक है। तो वो यहाँ कौन सी जगह थी? पुलिकट थी। यहीं से वो लोग क्या वेंकटेश्वर भगवान के चित्र मतलब सिक्कों पर मतलब उनका चित्र अंकित करते थे और सिक्के जारी करते थे, जिनको क्या बोला गया? पैगोडा बोला गया। ठीक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कंफर्म है। अब देखिए आगे ये लोग धीरे धीरे जो इनका केंद्र था वो कैसे कैसे इन लोगों ने जीता। 1611 में इन्होंने स्वाली पर विजय प्राप्त की। कहां पर? स्वाली। स्वाली जगह है सूरत के पास। कहां पर? सूरत के पास। तो स्वाली पर इन्होंने 1611 पर विजय प्राप्त कर ली और इन्होंने क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया, जिससे जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे केंद्र थे। देखिए यहाँ पे बांटम जीत लिया, यहाँ पर अंबायना पर जीत लिया, यहाँ पर कहाँ पर आगे? मसूलीपट्टनम में भारत में भी घुस गए। अब उसके बाद इन्होंने स्वाली, जो कि यहाँ पे गुजरात का एरिया था, ये इस तरीके से यदि मैं बनाऊँ, ये जो एरिया है यहाँ पे मतलब क्या है? स्वाली जो समुद्री एरिया पड़ता था, यहाँ पे क्या? स्वाली पड़ता था, ठीक। तो स्वाली पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। कहीं ना कहीं ये व्यापार भी अब इनके हाथ में आ गया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1627 में 1627 में ये लोग कहाँ पे आ गए? ये लोग बंगाल में आ गए और बंगाल पे इन्होंने पीपली, बंगाल के पीपली में, कहाँ पे? पीपली में इन्होंने अपनी पहली कोठी खोली। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कहाँ, सॉरी अंग्रेज का नाम आ रहा है, पुर्तगालियों ने अपने बंगाल में पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो हुगली में बनाई थी। और इन्होंने बंगाल में कहाँ बनाई है? पीपली में। कहाँ पे? 1627 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है आपका? अब आगे देखिए ये लोग धीरे धीरे मतलब इसी तरीके से अपना व्यापार। 1663 में इन्होंने किसको जीत लिया था? कोचीन को भी इन्होंने जीत लिया, ठीक है। बीच में इन्होंने क्या किया कि हुगली में भी मतलब अपनी कोठी का निर्माण किया। 1653 में चिंसुरा, जो बंगाल के पास एक जगह है। कब? 1653 में। कहाँ पे? चिंसुरा। ये भी कहाँ है? बंगाल में है।
याद रखिएगा। और इसको हम यहाँ पे क्या गुस्ताफा फोर्ट नाम से भी जानते हैं। कौन से फोर्ट के नाम से जानते हैं? गुस्ताफा फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। गुस्तावुस फोर्ट, इसे हम गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, 1658 के आसपास इन्होंने कहां पे, नागपत्तनम, ठीक। उसके अलावा कहां पे, पटना, बालासोर, मध्य भारत, इन जगह पर भी अपना इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया था। ये चीजें मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, ये जगह के नाम, क्योंकि जो है देखिए इन्होंने कोई ज्यादा मतलब डचों ने मेन काम यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। डचों से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो कहाँ से पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि डचों ने अपनी पहली पुर्तगाली कोठी कहाँ खोली, तो वहाँ मसूलीपट्टनम में खोली। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के का नाम क्या था? पगोड़ा। मेन मुख्यालय कहाँ था? पुलिकट, है ना। लेकिन अब हमको ये जगह याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। तो हमें इनके व्यापारिक जगह याद रखनी रहेगी कि इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ था। पुलिकट था, सूरत था, है ना। इन्होंने पीपली में भी अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया, कोचीन में भी किया, चिंसुरा में भी किया, ठीक है, नागपत्तनम में भी किया, मध्य भारत में भी किया। मतलब जहाँ जहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ थी, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर इनका अधिकार नहीं था, ठीक है। जैसे पौंडीचेरी पर इनका अधिकार नहीं हो पाया था, ठीक। तो ये सारे चीजें हैं। अब देखिए आइए मैं इनसे बता देता हूँ कि मेन इनका व्यापार किन चीजें कहाँ कहाँ से होता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अफीम और सोरे का व्यापार डच कहाँ से करते थे। तो जो बंगाल का एरिया था, है ना, बंगाल का जो मेन एरिया था, बंगाल से ये लोग किसका करते थे? मुख्यतः अफीम और सोरा का व्यापार करते थे, ठीक है। मध्य भारत से यदि बात की जाए, मध्य भारत में आपका उत्तर प्रदेश, पटना, ये सब चीज आ जाता है। तो मध्य भारत से लोग किसकी खेती करते थे? नील का व्यापार करते थे। यहाँ से नील ज्यादा लेते थे। यदि मैं बात करूँ सूरत के एरिया की, तो यहाँ से लोग क्या करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, ठीक है। ये भारत से इनके कुछ व्यापारिक केंद्र थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो डच थे अफीम और सोरा कहाँ से ले जाते थे? तो बंगाल से ले जाते थे। मध्य भारत से वो किसकी खेती करते थे? नील की। सूरत से सूती वस्त्र, सूरत में भड़ौस एकदम प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के सूती वस्त्र को व्यापार का केंद्र या निर्यात की वस्तु किसने बनाई? तो डचों ने, ठीक है। उनको यहाँ से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। वो यहाँ के वस्त्रों और नील के लिए क्या थे? ये जाने जाते थे। और उन्होंने ही क्या किया था? इसको व्यापार का मुख्य, निर्यात का मुख्य केंद्र बनाया था। सूती वस्त्र का एक तरीके से आकर्षित किया था। और देखो इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से कि ये लोग जो है यहाँ पे मतलब एक शासन करने नहीं आए थे। ये लोग यहाँ पे केवल क्या करने आए थे? एक तरीके से व्यापार करने आए थे। अब देखिए इनका अंत कब हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक शक्ति का आपस में क्या, जैसे उसका एकाधिकार बढ़ने लगता है तो दूसरे के साथ उसका क्या प्रतिद्वंदता स्टार्ट हो जाती है। तो 1759 में, कब? 1759 में बेदरा के युद्ध में इनका क्या हो गया? पतन हो गया। किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ और डच के साथ। अंग्रेज वर्सेस डच, जिसमें डच क्या हो गए? हार गए, अंग्रेज जीत गए। और इसी तरीके से इनकी शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया।